यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.6 चल रही थी। ये डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज थी। इससे पहले 4.5 तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। यदि वो वीडियो आपने ना देखी हो तो उन्हें अवश्य देख लें। और आज 4.6 एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ इसकी बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। तो जो जानकारी दे रहा हूँ ये बहुत ही एक्सरसाइज की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से सभी बच्चे देखें। आप लोगों ने समीकरणों के बारे में पढ़ा है। जैसे मेरे पास कोई समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 कह दे रहा हूँ इसे d1 समीकरण। तो ये समीकरण है, इसमें 3 चर राशियाँ हैं x, y और z। ये गुणांक है इसके a1, y का गुणांक b1, z का गुणांक c1। तो ये आपकी अचर राशियाँ हैं, कुछ भी हो सकती हैं। और d1 ये भी कोई अचर राशि है, 2, 4, 6 कुछ भी हो सकती है। तो ये पहली समीकरण है। एक समीकरण और लिख रहा हूँ मैं, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर से d2 कह दे रहा हूँ। तो ये कोई दूसरी समीकरण है। और एक समीकरण है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर से d3 लिखे दे रहा हूँ। तो ये 3 समीकरण हैं। अब हम आगामी एक्सरसाइज में मीन्स इस एक्सरसाइज में हम इन समीकरणों के हल पढ़ेंगे। x के, y के, z के मान निकाल के दिखाना पड़ेगा। और क्वेश्चन में ये भी पूछा होगा कि इन समीकरणों का वर्गीकरण संगत और असंगत रूप में करूं। तो संगत और असंगत क्या है, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार इसका वर्गीकरण संगत और असंगत रूप में होगा। तो ये 3 समीकरण हमारे पास हैं। इन तीनों समीकरणों से हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ए सपोज किया। ए कोई मैट्रिक्स है और एक ऐसा मैट्रिक्स है। ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो x, y और z के गुणांकों से बना हुआ है। x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, z का गुणांक c1। ऐसे ये एलिमेंट आपका a2, ये b2 और ये c2। और तीसरी रो के एलिमेंट a3, b3 और c3। तो इनके गुणांकों से एक हमने मैट्रिक्स बनाया है और इसे a के बराबर लिख दिया गया है। दूसरा कैपिटल X, ये कैपिटल X है। कैपिटल X क्या मैट्रिक्स है, कैपिटल X भी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट x, y, z है। x, y, z मैट्रिक्स को बड़े अक्षर से लिखते हैं, इसलिए मैंने कैपिटल X से लिखा है, क्योंकि स्मॉल x, y, z इसके छोटे वाले अक्षर है लिखे हुए। तो ये a है, ये x है। और एक मैट्रिक्स B बराबर लिखते हैं, B बराबर एक मैट्रिक्स लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको। B मैट्रिक्स क्या है, B ये जो बाद में अचर राशियां हैं, ये है आपके D1, D2, D3। तो ये B मैट्रिक्स है। B मैट्रिक्स में ये दिखाया गया है, A में इनके गुणांकों का मैट्रिक्स दिखाया गया है और कैपिटल X में x, y, z दिखाया गया है। इसका ऑर्डर आपको पता है, इसका ऑर्डर 3/3 का है, इसका ऑर्डर। और इस मैट्रिक्स का x का, ये मैट्रिक्स x है, इसका जो ऑर्डर है वो 3 तो रो है, इसमें 3 तो रो है और इसके एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर 3/1 का है, 3x1, 3 रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी और पहला कॉलम, एक कॉलम इसमें भी 3 रो है। तो इसका ऑर्डर 3/1 का हो जाएगा। इसी प्रकार थोड़े इधर लिखे दे रहा हूँ, इसका ऑर्डर 3x1 का होगा। 3 रो है इसमें, 3, 1, 2, 3 रो, एक कॉलम। तो ये इनके ऑर्डर लिखे हुए हैं। अब ये देखो, ये जो समीकरण है, इन पूरी समीकरणों को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखूंगा, इन समीकरणों को ध्यान दें।
आपने पिछले गुणा पढ़ी है, रो बाई कॉलम होती है, रो बाई कॉलम। तो जब इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो a1x b1y प्लस c1z ये मिलने लगेगा। तो मैं ax से गुणा करा दूंगा तो ये पोर्शन मिल जाएगा, ये रो बाई कॉलम a1x प्लस b1y प्लस c1z। तो मैं ax की गुणा करा दे रहा हूँ और गुणा हो भी जाएगी, हो इसलिए जाएगी, इसका ऑर्डर 3/1 है, इसका 3/3 है। तो इन दोनों गुणा अगर करा दें तो ये चीज़ बराबर है। देखो ये 3 और 3 बराबर है। तो आपका जो मैट्रिक्स आएगा निकल के, जो मैट्रिक्स निकल के आएगा तो वो 3/1 का आएगा। ये जो बचा ये जो बचा 3 ये, और इधर ये जो बचा इसकी मल्टीप्लाई दोनों हुई, इधर ये 1 बचा। तो जो मैट्रिक्स आएगा निकल के वो 3/1 का आएगा, 3/1 का। और ये भी 3/1 का है, तो मैं वो इसी के बराबर लिख दूंगा, ये भी 3/1 का है। जब मैट्रिक्सों की गुणा होती है तो मैंने पिछले बताया है ये ऑर्डर देखा जाता है, ये इसका ऑर्डर 3/3 का है और इसका ऑर्डर 3/1 का है। तो इनकी गुणा हो जाएगी क्योंकि इनका ये पोर्शन बराबर है। ये जब ये बराबर है तो ये तो खत्म हो जाएगा, जो मैट्रिक्स निकल के आएगा वो 3/1 का आएगा, उसका ऑर्डर 3/1 होगा। तो मैं इस पूरे सभी समीकरणों को इसके लिए मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो कैसे लिखेंगे, सुनो। तो एक ही एक्स की गुणा हो रही है, ए एक्स की गुणा करा दे रहा है। ए क्या है? ए है आपका a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये तो a है, a इसकी मल्टीप्लाई x से हो रही है, x एलिमेंट है x बाई जेड। ये बराबर जो मैट्रिक्स निकल के आ रहा है तो वो उसी के बराबर लिख दे रहा हूँ, d1 d2 d3 के। तो ये जो एलिमेंट है ये है d1 d2 d3, ये चीज़ और ये एक ही चीज़ है। देखो कैसे बता रहा हूँ। जब इस रो की इस कॉलम में गुणा होगी तो a1x प्लस b1y प्लस c1z ये मिल जाएगा। तो ये बराबर का क्या आएगा? बराबर ये पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट आएगा, तो इसमें पहली रो पहले कॉलम का पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट यही तो है d1। तो यहाँ से a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 ही तो होगा, तो ये d1 होगा। ऐसे ये एलिमेंट दूसरी रो का है और गुणा होगी पहले कॉलम से, इसमें एक ही कॉलम है। तो जब गुणा इसकी इसमें होगी तो दूसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। तो इसमें भी पहली दूसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट यही तो आएगा d1। तो ये d1 के बराबर हो जाएगा। ये a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, वही है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, इसके मिल जाएगा ना। और यहाँ से इस रो की मल्टीप्लाई जब इस कॉलम में हो जाएगी तो ये तीसरी रो का एलिमेंट तीसरी रो है और इसमें एक ही कॉलम है, तो एलिमेंट मिलेगा तीसरी रो पहले कॉलम का। तो गुणा हो जाएगी a3x प्लस b3y प्लस c3z। तो एलिमेंट तीसरी रो पहले कॉलम का मिलेगा। इसमें देखो तीसरी रो पहली दूसरी तीसरी रो पहला कॉलम, तो ये एलिमेंट d3 के बराबर मिलेगा। तो यही तो मिलेगा a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो ये समीकरण मैंने यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दी है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ध्यान दें, ये जो मैट्रिक्स है ये इसको कैपिटल A सपोज किया गया है, ये जो मैट्रिक्स है इसको कैपिटल X सपोज किया गया है, कैपिटल X इसे कैपिटल X सपोज किया गया है इसे। और बराबर इधर इसे B सपोज किया गया है, B। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालना चाह रहा हूँ, x का मान निकलने का मतलब है कि हम x y z के मान निकालना चाह रहे हैं। अगर हम x y z के मान निकालना चाहें तो क्या मिलेगा? एक्स वाई, ए इधर पहुंचेगा इधर, तो जब ए इधर पहुंचेगा तो पहले अपॉन में आएगा, फिर ऊपर पहुंचेगा तो ये ए इनवर्स में पहुंच जाएगा। जब ए इस साइड से इस साइड में जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा ना, इसकी घात ऊपर -1 हो जाएगी। यहाँ से देखो x बराबर b बटे ए, फिर ए को ऊपर ले जाऊंगा तो ए इनवर्स में हो जाएगा। तो x बराबर ए इनवर्स बी, x बराबर ए इनवर्स बी मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ? यदि हम एक्स वाई जेड के मान निकालना चाह रहे हैं अगर हम तो हमें ए इनवर्स बी निकालना पड़ेगा। और ए इनवर्स मैंने निकालना बताएं आप लोगों के लिए, ए इनवर्स निकालना बताएं। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। पहले इसके कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो एडजॉइंट आ जाता है निकल के, एडजॉइंट ए। उस एडजॉइंट को इसी के डिटर्मिनेंट से भाग कर देते हैं तो एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट्स ए जो होता है वो इनवर्स होता है। मैंने आपको लिखवाया भी ये पीछे, जब इनवर्स निकालते थे तो हम ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते थे, एडजॉइंट ए, और बटे जो ए होता था मैट्रिक्स उसके साइड से भाग कर दिया करते थे। तभी तो
इसका इन्वर्स निकल के आता था पिछले, तो इसमें भी हमें इन्वर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इन्वर्स को ऐसे ही तो निकालेंगे, ए हमारे पास है, ए का डिटर्मिनेंट्स भी हम निकाल सकते हैं। दो सीधी लाइनें खींच देंगे तो डिटर्मिनेंट्स आएगा और ले जाके इसमें उठा देंगे, ए इन्वर्स आ जाएगा निकल के। ये बात समझ में आई? ठीक, आगे ध्यान दें। एक बात बताओ, अगर काश यहाँ पर सारणिक का मान शून्य आ गया, जैसे हमने यहाँ पर सारणिक निकाला तो सारणिक का मान 0 आ गया, काश 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो ए इनवर्स निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यह अपॉन में 0 आएगा, सारणिक का मान 0 आ गया। तो इसका मतलब यह है कि जो ए ऑब्यू है वो उसका इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका सारणिक इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसका सारणिक शून्य नहीं है तभी तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वरना इन्वर्स इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर इसका सारणिक शून्य आ गया तो हमारे लिए x के मान प्राप्त नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका ए इनवर्स जो है वो अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड के मान तभी निकल पाएंगे जब सारणिक इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि ये दिया है ए बराबर एक्स बराबर बी बराबर, या ये समीकरणें दी हुई हैं, वो कहेंगे इनका वर्गीकरण संगत और असंगत रूप में करो। तो संगत रूप में तो तभी हो पाएगा जब सारणिक ए इज नॉट इक्वल टू 0, तभी तो संगत होगा, तभी तो इनका हल हो पाएगा, तभी तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और असंगत के लिए अगर कहीं सारणिक शून्य हो गया तो इसका वर्गीकरण फिर हम असंगत रूप में करेंगे। हम ये कहेंगे जो समीकरण निकाय है वो असंगत है, और अगर इज नॉट इक्वल टू 0 तो जो समीकरण निकाय है ये जो समीकरण निकाय है ये संगत है। तो बात समझ में आ गई। अब मैं इसके क्वेश्चन जब कराऊंगा आपको, तो सबसे पहले एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन दिए हुए हैं कि उन्होंने दो समीकरणें दे रखी हैं, और क्वेश्चन में ये 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं, लेकिन तरीका यही रहेगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले यही कहा गया है कि समीकरण निकायों का वर्गीकरण संगत अथवा असंगत रूप में करो। तो संगत और असंगत रूप में करने के लिए मैं सबसे पहले सारणिक ही देखूंगा। ए का सारणिक अगर अगर ए का सारणिक शून्य आ गया तो समीकरण निकाय असंगत होगा, और अगर सारणिक ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो समीकरण निकाय संगत होगा। तो इस स्थिति में तो असंगत होगा, और इस स्थिति में संगत होगा। तो पहले एक्सरसाइज के यही क्वेश्चन है, आप अगर चाहो तो उन क्वेश्चनों को कर सकते हो। और ये चीज़ जो मैंने समझाई, इस चीज़ को ध्यान रखना, और मुख्य रूप से ये वाली इस चीज़ का प्रयोग होगा x का मान निकालने के लिए। मैं ए इनवर्स बी निकाला करूँगा जब भी निकालूंगा। तो ये वीडियो सभी बच्चे देख लें, क्योंकि इसका उपयोग अब एक्सरसाइज में होने वाला है। मैं एक्सरसाइज शुरू होने से पहले इसीलिए आपको एक बेसिक वीडियो बनाता हूँ, जिससे आपको पता चले कि एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है, उनका हल हम कैसे करें, कौन सी ऐसी कहना चाहिए उसमें तकनीकी का प्रयोग करें कि जिससे हमें पता चल जाए कि संगत है समीकरण या असंगत है, ये किस तरीके की समीकरणें हैं। तो मैं समझता हूँ अब ये जो बेसिक वीडियो मैंने एक्सरसाइज से संबंधित बनाई है, ये आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।